क्वेश्चन है। आम तौर पर इमरान खान ने दो तीन चीज़ों के ऊपर अपनी सियासत की जो थी ना 27 मार्च ऑनवर्ड वो बुनियाद रखी थी। पहले तो वो सेम पेज की पॉलिटिक्स करते थे। जितने इमरान खान के अलावा पॉलिटिशियन थे पाकिस्तान में उन सारों को कहते थे चोर और डाकू। और सेम पेज की सियासत ये थी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ दोनों उनके हमायती थे। मुकम्मल तौर पर इस मामले में उनका साथ दिया उन्होंने हुकूमत बनाने में। बल्कि उससे पीछे चले जाएँ 2011 से इमरान खान का इस सियासी सफ़र का आगाज़ होता है जब लाहौर मीनार पाकिस्तान से वो जलसा करते हैं। फिर धरने के दिनों के अंदर एक नई साफ आराई होती है, क्योंकि इस धरने में पैट और पीटीआई को इकट्ठा करने में भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल था, उनको यहाँ 126 दिन बरकरार रखने में भी उनका रोल था। बाद में जनरल आसिफ नवाज़ के भाई शुजा नवाज़ ने एक किताब लिखी और उस किताब के अंदर उन्होंने उस वक्त के इंटेलिजेंस हेड का जिक्र करते हुए जो तफसीलात फराहम की वो तकाजा करती थी कि उसके ऊपर एक्ट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में कोई सिविलियन हुकूमत भी इतनी तवाना नहीं होती कि वो किसी इंटेलिजेंस चीफ के ख़िलाफ़ एक्शन ले सके। वो इसलिए भी नहीं ले सकती कि वो ख़ुद उसी रास्ते से हुकूमत में आए होते हैं। और ये इस असूल का इतलाक़ इमरान खान पे भी होता था, वो भी उसी रास्ते से आया था। और इसका इतलाक़ नवाज़ शरीफ के ऊपर और पीपल्स पार्टी वालों के ऊपर भी होता है, वो भी उसी रास्ते से आते हैं। वोट को इज़्ज़त दो का नारा बवक्त ज़रूरत लगाया जाता है। आम तौर पर ये हकीकत में उसको तस्लीम नहीं करते। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा। जनरल बाजवा के ऊपर इमरान खान उनको इतनी तारीफ़ें किया करते थे कि वो बहुत ही वज़ादार आदमी है, नहीं तो ये जो नवाज़ शरीफ और मरियम और बिलावल जो बातें कर रहे हैं दाश्त ही नहीं करें। वो तो बड़ी जमहूरी सोच कर सुलझे हुए आदमी हैं। इमरान खान के ये अल्फाज कैमरे के ऊपर रिकॉर्डेड हैं। आजकल तो उनके वो बयानात नहीं चलवाते, नहीं तो वो आपको सुनने में मिले कि वो कितनी तारीफ़ें उनकी करते थे और कमाल दर्जे की तारीफ़ें करते थे। और उनकी हुकूमत भी जो थी 3.5 साल वो यही दोनों लोग चलाते थे। लेकिन फिर वो एक अजीब अल्लाह का निज़ाम है, मैं क्या कहूँ। उसी सेम पेज जिसके अंदर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की वो बेपनाह तारीफ़ें करते थे, 27 मार्च को उन्होंने जब कैपिटलाइज़ करना था सियासत के अंदर, उनकी हुकूमत गिर रही थी, उन्हें यकीन था, तो उन्होंने साइफ़र को लहराया और कहा कि यहाँ बैठे हुए मीर जाफ़र और मीर सादक, जनरल बाजवा को उन्होंने कहा यहाँ बैठे हुए मीर जाफ़र और मीर सादक, उन्होंने अमरीकी साजिश की माँ के ऊपर कि नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है, मैं उसके ऊपर चाहूँगा कि आपको कुछ बातें बताऊँ। जब जनरल बाजवा की तैनाती का वक्त था तो नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे। जनरल बाजवा की तैनाती से पहले PMLN से टॉप टियर, हो सकता है कि इनके छोटे भाई भी और कुछ और करीबी लोग भी जनरल बाजवा के सुसर से खुफिया मुज़ाकरात करते थे। और मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं उस ज़माने में भी इन लोगों से कहता था कि मेरिट के ऊपर फ़ैसला करें। ये जो रात गए वाली डील है, इसका नतीजा ना कभी माजी में अच्छा निकला है ना अब अच्छा निकलेगा, तो आप दुरुस्त रास्ता नहीं अपना रहे। लेकिन एक जर्नलिस्ट की ऐसी बातों को कौन सुनता है? जो हुकूमत में बैठा होता है उस वक्त तो सोचते हैं कि उनकी अकल जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। तो जनरल बाजवा के सुसर के साथ एग्रीमेंट या डिटेल्स डिस्कस की जा रही थी कि अगर जनरल बाजवा को, जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ PMLN या नवाज़ शरीफ लगाएंगे तो आके क्या करेंगे। एक इनकी फरमाइश ये थी कि जनरल रिजवान उस वक्त DGI थे, उनसे ये बहुत तंग थे कि आते ही सबसे पहले तो इनको निकालना है। मैं आपको पूरी फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ, इसमें एक लफ्ज़ का भी इजाफा और कमी नहीं है कि जनरल रिजवान को आते ही सबसे पहले फ़ारिग करना है यहाँ से। और जनरल नवीद मुख्तार जो जिनके साथ इनकी कुर्बत थी तो उनको लाया जाएगा और उनको आप DGI कोर्ट कमांडर कराची थे उस वक्त, वो इज़्ज़त शरीफ आदमी है, भले आदमी है। और नवीद मुख्तार की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, तो इनकी फरमाइश थी कि उनको आप आएँगे तो फ़ौरन लगाएंगे। जनरल बाजवा ने सरप्राइजिंगली आके जनरल रिजवान को DGI कोहदे से हटा दिया, जनरल नवीद मुख्तार को DGI भी लगा दिया। और चंद ही रोज़ के अंदर वो एक ट्वीट वाला मैच पड़ा और इनकी आपस में जो कुर्बत थी, मोहब्बत थी, वो एकदम से दूरी हो गई। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का जो टॉप टियर था कोर्ट कमांडर्स में से अक्सरियत, वो उस वक्त शरीफ बरादरान को बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी करती। और उनका ख्याल ये था कि नवाज़ शरीफ और जरदारी ने आपस में बारी लगा ली हुई है और इस तरीके से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इस तमाम डील के बावजूद, जो भी नवाज़ शरीफ ने बिहाइंड द सीन उनके सुसर से डिस्कस की थी, जनरल रिजवान को हटाए जाने के बावजूद और जनरल नवीद मुख्तार को DGI लगाए जाने के बावजूद, ये तारीख़ का हिस्सा चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बयान कर रहा हूँ। जनरल फैज़ ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद को DGC तैनात कर दिया और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की पूरी इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर था जनरल फैज़ के हवाले हो गया। अब नवाज़ शरीफ से सवाल ये है कि इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है या किसी तीसरे शख्स के ऊपर आयद होती है। मेरा ख़्याल है कि इसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ऊपर आयद होती है जिसने अपनी सियासत, अपने मफाद की खातर एक ऐसे तरीक़ाकार से आर्मी चीफ की तैनाती की
कि उसमें उनके सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अगर वो मेरिट के ऊपर एक तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए, अगर हो सकता है उसमें कमर जावेद बाजवा पूरे उतरते और उसको तैनात कर देते, हो सकता है परफेक्ट चॉइस वही हो, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा, लेकिन तरीक़ाकार जो नवाज शरीफ का था वो ये था डील वाला, डील मेरा बंदा। ये मेरा बंदा वाली सियासत जो थी वो इनको लेके बैठी थी जनरल मुशर्रफ की तैनाती के वक्त, और ये मेरा बंदा वाली पॉलिटिक्स थी जो जनरल बाजवा की तैनाती के वक्त इन्होंने दोबारा आगाज़ किया, और वो दोबारा इनके गले पड़ी। उसी जनरल कमर जावेद बाजवा के होते हुए इनकी छुट्टी हुई। जनरल फैज़ जिनको DG सील गाया गया था, बाद में उनको DG आयल गाया गया, और आज उन्हीं का नाम लेकर कहते हैं कि वो दोनों ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ये इनकी सोच इनकी पार्टी के बाकी लोगों के ऊपर उसका इतलाक़ नहीं होता। इनके छोटे भाई जिन्होंने 10 अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक पाकिस्तान में हुकूमत की, और PMLN की पंजाब के अंदर जो सियासत थी उसका जनाजा भी निकालने में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। वो जाते जाते जनरल बाजवा की तारीफ़ों के पुल ऐसे ही बांध रहे थे जैसे 2018 से तारीफ़ें करनी शुरू हुए थे वो, और जाते जाते आखिरी सांस तक भी उनकी तारीफ़ें करते गए। सुनिए आखिरी बयान सुना रहा हूँ। जनरल बाजवा थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमने सब ने मिलकर इस कश्ती को पार लगाने के लिए भरपूर कोशिश की। जब 2019 में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का टाइम था तो शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, राना तनवीर, ये लोग नवाज़ शरीफ से मिलने वहाँ गए थे, और नवाज़ शरीफ को इन्होंने कायल किया था कि हमें एक्सटेंशन में हमायत करनी चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ को 2018 के इंतखाबात के बाद भी एक आस थी कि पंजाब हुकूमत इनको मिलेगी। इसीलिए एयरपोर्ट पे जब नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार किया जा रहा था तो ये एयरपोर्ट एहतजाज करते हुए नहीं पहुँचे थे, क्योंकि इनको उम्मीद थी पंजाब हुकूमत तो मुझे मिल जाएगी। दोबारा इन्होंने नवाज़ शरीफ को कायल करने के लिए वहाँ लंदन गए, और लंदन जाके कहा कि हमें हमायत करनी चाहिए, और दोबारा स्टेप यही था कि पहले स्टेप में आपको पंजाब हुकूमत मिल जाएगी, और ख्वाजा आसिफ ने वापस आकर उसका गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया था, गैर मशरूत, और इनके PMLN के अंदर शायद खाकान अब्बासी के साथ सख्त जुमलों का तबादला हुआ था, और एक इन्होंने पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाया हुआ था, दोनों उसमें लड़ पड़े थे आपस में। और ख्वाजा आसिफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर दोबारा उस गैर मशरूत का तज़किरा किया। सुन लीजिए वो क्या कहते हैं कि किसने कहा था। मियाँ साहब की सख्त हदायत थी जी कि वोट ज़रूर दें, तो मियाँ साहब को किसने कहा था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर 3 साल मज़ीद देने के लिए वोट दें, अगर वो जमहूरियत दुश्मनी इतनी उन्होंने की हुई थी। तो ये तज़ादात हैं नवाज़ शरीफ की सियासत के और पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियंस के। आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं फैसल वाडा साहब, और लाहौर से हमारे साथ हैं PMLN से अवैस लगारी साहब। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। वाडा साहब, पाकिस्तान की तारीख़ में इस्टेब्लिशमेंट से जफ्फियाँ डालने का, रात गए मुलाकातें करने का, गाड़ियों में छुप के जाने का एक बाकायदा पूरी तारीख़ है। इसके ऊपर एक पूरा ज़ख़ीम किस्म का वॉल्यूम तहरीर किया जा सकता है कि पाकिस्तानी सियासत में अरूज व ज़वाल की दास्तान, तो सबका अरूज भी और ज़वाल भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे शुरू होता है और वहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अब क्या नवाज़ शरीफ ने जो वापस आना है तो दोबारा जनरल बाजवा को निशाना बनाएंगे? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो उन्होंने पहले नोट को इज़्ज़त दी, फिर वोट को इज़्ज़त देने की बात की, और फिर बूट को इज़्ज़त दी, और उसके बाद अब वापस नया बयानिया बदलाने के लिए खड़े हो गए, तो सबसे पहले सवाल उनसे ये होना चाहिए कि जी आपने एक्सटेंशन के लिए बाजवा साहब को वोट क्यों दिया था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चले आपने वोट दे दिया, पार्टी का प्रेशर आ गया, कोई भी कहानी कर देते हैं हम, मान लेते हैं आप बच्चे थे तो आपके 16 महीने की हुकूमत थी, आपने एहतसाब क्यों नहीं किया? तो ये बयानिया तो बिकने वाला नहीं है। देखिए, अब बयानी के पीछे कौम नहीं खड़ी होगी, अब मंशूर चाहिए। रोटी 20 रुपए की कैसे होगी, चाय 20 रुपए की कैसे होगी, पेट्रोल सस्ता कैसे होगा, बिजली का बिल कैसे सस्ता होगा? अवाम अब इसके ऊपर खड़ी है। ये ड्रामेबाजियां, बयानियां, चीखना चिल्लाना, पेट फाड़ने वाली बातें जो अभी आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और उनकी तरफ से एक दूसरे की, ये अब टोपी ड्रामा पाकिस्तान में नहीं एक्सेप्टेबल। आपका ख्याल है ये जो बिलावल बयान दे रहा है और बाकी लोग बयान दे रहे हैं टोपी ड्रामा कर रहे हैं? सर, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। मैंने आपके शो पे कहा था सर कि अभी आज साथ में पहले उनकी तारीफें करें, वो अंकल थे, वो चचा थे, वो भतीजा था, वो भांजा था, और जैसे ये वोट का टाइम आया तो दिस वाज एक्सपेक्टेड। ये हमेशा होता रहा है, लेकिन कौम एजुकेट हो गई आप लोगों के मीडिया के तवज्जुह से। लोगों को धोखा दिया जा रहा है, हमेशा से धोखा दिया है। देखिए सर, जो चीज़ें पाकिस्तान की गरीब कौम जिस तरह भीख मांग के वोट लेते हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं, उन सब की फैक्ट्रियां इन लीडरों के पास हैं। शुगर मिल इनके पास, पेट्रोल पंप्स इनके पास, राइस इनके पास, तेल की फैक्ट्रियां इनके पास, फ्लोर मिल्स इनके पास, आटा इनके पास, कपड़ा इनके पास। का मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि नवाज शरीफ ने फैज और जनरल बाजवा का नाम लेकर अपने सियासी बयानिया की बुनियाद रखी है। सर एक दिन इनकी बुनियाद है नहीं, ये बेबुनियाद लोग हैं, बेजमीर लोग हैं, ठीक है। जब तक आप 18 पार्टियों के 18 एक्सपायर्ड लीडर्स को
इस जमहूरी जनाजे को जो हम लेके चल रहे हैं इनके नाम पर, जब तक इनको नहीं फारिग करेंगे नदीम मलिक साहब, पाकिस्तान नहीं संभल सकता, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। ये थोड़ी देर की आर्म ट्विस्टिंग, नैब के केस खुल गए, बंद हो गए, वक्त ज़रूरत भेज दिया, वक्त ज़रूरत जेल में डाल दिया, वक्त ज़रूरत निकाल दिया, वक्त ज़रूरत बुला लिया, ये अब नहीं चल सकता। अब ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती।